एक नई वीडियो के साथ विषय लेकर आया हूं रीतिकाल का नामांकन। रीतिकाल का नामांकन हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 कालों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल, जिसको बाद में आदिकाल कहा गया। उसके बाद मध्यकाल को 2 कालों में विभाजित किया। पूर्व मध्यकाल, दूसरा नाम उसका भक्ति काल रखा। उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम रीतिकाल रखा। और उसके बाद आधुनिक काल। ये 3 काल हैं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मध्यकाल का उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम रीतिकाल रखा गया। रीतिकाल का नामांकन के विषय में चर्चा करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, रीतिकाल जो नाम है ये बाद में पढ़े, लेकिन सबसे पहले एक चीज आती है हमारे सामने, वो है समय सीमा। किसी भी काल का नामांकन से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए उस काल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक है। यानी कि अगर ईस्वी में लिखे इसको 1643 से ईस्वी से 1843 ईस्वी, ये ईस्वी में बैठती है। विक्रमी संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, इसको कहेंगे हम कालखंड। यानी कि ये समय सीमा है। इस समय सीमा को लेकर विवाद है कि इसका नामांकन क्या किया जाए, इस कालखंड को क्या नाम दिया जाए। विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक, या ईस्वी में 1843 ईस्वी से 1643 से 1843 तक क्या नाम दिया जाए। यहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा हो, नाम क्या दिए। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। अब कुछ ने कहा अलंकृत काल, किसी ने कला काल, किसी ने श्रृंगार काल, किसी ने रीति काल। बहुत सारे विद्वानों ने इन नामों को लेकर मतभेद था। अब आइए बात करते हैं कि वो कौन से आधार हैं। विभिन्न साहित्य के विद्वानों ने, चिंतकों ने, सौंदर्य शास्त्रियों ने जो है किसी भी काल का नामांकन और सीमांकन कर रहे हैं। जब सीमांकन के बाद नामांकन की बात आती है तो नामांकन में क्या क्या आधार हो सकते हैं। अब इस बात को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहले है कि ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है किसी भी काल का नामांकन करना है तो उस काल के साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जो उसका नामांकन कर लिया जाए कि उस काल के साहित्य में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, उसके आधार पर उस काल का नामांकन किया जा सकता है। अब जैसे आदिकाल में वीर गाथा काल नाम दिया, उसके वीर रस की प्रधानता है। भक्ति माने भक्ति की प्रवृत्ति है तो भक्ति काल नाम दिया गया। इसी प्रकार अगला जो है आधार बताया, किसी प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पर उस काल का नामांकन किया जा सकता है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पे हैं। और कुछ विद्वानों में ये भी मतभेद है कि परिस्थितियों के आधार पर, पद्धति के आधार पर, सभी विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है परिस्थितियों या पद्धति के आधार पर जो है किसी काल का नामांकन किया जाए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर नामांकन किया जाए, क्योंकि किसी भी काल के साहित्य को उस काल की परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती हैं। विशेषकर राजनीतिक परिस्थितियां जो है साहित्य को, समाज को, धर्म को, अर्थव्यवस्था को बदल के रख सकती हैं। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर भी नामांकन किया जाए। ये 3 आधार बताए हैं, साहित्यिक पद्धति के आधार पर, प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पर, और परिस्थितियों के या पद्धति के आधार पर जो है किसी काल का नामांकन किया जा सकता है। जिस नाम को लेकर मतभेद है, रीतिकाल का नामांकन को लेकर मतभेद है, किसी ने इसको अलंकृत काल कहा, किसी ने कला काल, किसी ने श्रृंगार काल और किसी ने रीतिकाल नाम दिया इस काल का। आइए एक एक करके इनकी जो है चर्चा करते हैं। अलंकृत काल, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काव्यांगों के, इनकी ग्रंथ है मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। उस पुस्तक में मिस्र बंधुओं ने काव्यांगों के निरूपण में
काव्य के अंगों का जब निरूपण किया जा रहा है तो वहां अलंकारों को ज्यादा स्थान दिया गया, ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी कारण जो है इन्होंने कहा कि भाई इस काल का नामांकन अलंकार काल या अलंकृत काल नाम रखा जाना चाहिए। ठीक है, नाम रख दिया। लेकिन बात यहां पे आती है कि अलंकारों का प्रयोग तो इससे पूर्ववर्ती साहित्य में देखने को मिलता है। हम भक्ति काल में जाएं, हम आदि काल में जाएं, या उसके पूर्ववर्ती पाली, प्राकृत, संस्कृत किसी भी भाषा के साहित्य में जाएं तो सभी में अलंकार देखने को मिलते हैं। अलंकार विहीन तो काव्य हो ही नहीं सकता। तो अलंकारों को देखकर किसी काल का नामांकन देना मिश्र बंधुओं का ये नाम न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि बिना अलंकारों की तो कविता जो है हो ही नहीं सकती, या जो है वो इतनी सुंदर नहीं होगी। इसलिए अलंकार काव्य का एक अंग है, और एक अंग के हिसाब से अन्य जो काव्य के अंग हैं, छंद है, प्रतीक है, मुहावरे हैं, भाषा है, उन सब की अनदेखी हो जाती है। इसलिए काव्य के एक अंग के आधार पर किसी भी काल का नामांकन न्याय संगत नहीं बैठता है। और काल पूर्ववर्ती साहित्य में या उसके बाद आगामी साहित्य में, हर काल में जो है, हर कालखंड के साहित्य में अलंकार देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अलंकृत काल मिश्र बंधुओं का जो नाम दिया है वो ज्यादातर जो है विद्वानों को न्याय संगत नहीं लगा है। इसके बाद है दूसरा जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने नाम दिया कलाकाल। कलाकाल या कि कला की प्रधानता को देखकर, और इसी नाम का बहुत बार छोटे क्वेश्चन में आता है कलाकाल नाम और किस विद्वान ने दिया, तो बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित होते हैं। जॉर्ज गैरिसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो काल विभाजन करने का प्रयास किया था उन्होंने, उनमें एक कलाकाल नाम भी था। तो कला की प्रधानता को देख, अब कला शब्द जो है भ्रम में डालता है कि कला शब्द, कला के तो साहित्य कला, ललित कला, संगीत कला, कौन सी कला के बारे में बात कर रही है। और साहित्य के किसी एक कालखंड में, किसी भी भाषा के एक साहित्य के एक कालखंड को कलाकाल कहना, तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि ये संगीत कला की बात कर रहा है या ललित कला की बात कर रहा है। तो कला का प्रदर्शन, और दूसरा है कि कला का प्रदर्शन ऐसा कोई भी काल नहीं दुनिया के किसी भी साहित्य में जब साहित्यकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता। कोई भी साहित्यकार या कलाकार तभी प्रसिद्ध बनता है जब वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, कला को लोगों को दिखाता है या कला प्रस्तुत करता है। इसलिए ये नाम भी जो है कोई न्याय संगत दिखाई नहीं पड़ता है। ज्यादातर विद्वानों ने इस नाम पर भी जो है असहमति जताई। आइए बात करते हैं उसके बाद तीसरा जो नाम था वो था श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है नाम दिया इस कालखंड का विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। ये जो बात है विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को, ये हर विद्वान के साथ इसको जोड़ना है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को श्रृंगार काल नाम दिया। अब इन्होंने श्रृंगार काल का नाम क्यों दिया? ये इनका कहना है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, इसी कारण जो है श्रृंगार काल इस काल को कहा जाए। अब आइए देखते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार के बिना, देखिए साहित्य में आचार्य भरत मुनि ने 9 रसों का उल्लेख किया है, और भक्ति काल में 2 रस और हो गए, 11 रस माने गए, और रसों का राजा है श्रृंगार। और श्रृंगार रस के बिना किसी भी काल का साहित्य नहीं हो सकता, या ना के बराबर है। श्रृंगार तो होगा ही होगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति के बिना, प्रेम के बिना कोई कविता नहीं हो सकती, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, चाहे वो जीवों के प्रति हो, चाहे मनुष्य के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो या भगवान के प्रति हो। प्रेम तो हर काव्य में दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं कि श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस इससे पूर्ववर्ती साहित्य में भक्ति काल में देखते हैं, चाहे वो
संत साहित्य हो, सूफी साहित्य हो, कृष्ण भक्ति का साहित्य हो, रामचंद्र की भक्ति का साहित्य हो, या उसके अलावा पूर्ववर्ती साहित्य में चलते हैं, चाहे राष्ट्र साहित्य हो या लोक कथाएं हो, हर एक उसमें जो है श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। और भक्ति काल में तो श्रृंगार मुख्य रसों में है, उसके साथ साथ आदि काल में राष्ट्र साहित्य में और लोक साहित्य में श्रृंगार प्रमुख रस है। इसके बाद जो अगर उससे पूर्ववर्ती जाए पाली प्राकृत या संस्कृत में, तो वह श्रृंगार रस वहां भी मिलता है। तो यहां किसी काल में यानी एक प्रवृत्ति को, साहित्य की एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को श्रृंगार काल नाम देना न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि इस काल में और प्रवृत्तियां भी। कारण है कि श्रृंगार के अलावा भक्ति की प्रवृत्ति है, नीति की प्रवृत्ति है, वीर रस की प्रवृत्ति है, प्रकृति चित्रण है और व्यक्तिगत अनुभूति का साहित्य है, जैसे रीति मुक्त कवियों में जो आता है। तो उन कवियों की सबकी अनदेखी हो जाती है। इसलिए एक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामांकन न्याय संगत नहीं लगता और विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत के जो है कालखंड को श्रृंगार काल नाम देना न्याय संगत नहीं माना ज्यादातर विद्वानों ने। अब बात करते हैं विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक के कालखंड के नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल नाम देने के पीछे इन्होंने जो है रीति का अर्थ लिया है रचना पद्धति, यानी कि साहित्य रचने की एक पद्धति है, एक प्रकरण है, एक तरीका है। और जबकि रीति शब्द का अर्थ संस्कृत साहित्य में देखते हैं विशिष्ट पद रचना, ये इसका अर्थ है। लेकिन शुक्ल जी ने जो है इस रीति शब्द को केवल एक शैली ना मानकर, लिखने का एक तरीका ना मानकर, एक दृष्टिकोण माना है कि रीति एक दृष्टिकोण है। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काव्यांगों के लक्षण, काव्यांगों की काव्य के अलंकार, छंद, प्रतीक, ये सारे काव्य के अंग होते हैं। तो ये काव्यांगों के लक्षण के आधार पर लिखा काव्य ही रीति काव्य है। इन्होंने कहा कि काव्य के लक्षणों के आधार पर लिखा काव्य, तो इसीलिए इन्होंने रीति काल नाम दिया या रीति काव्य इस काल के काव्य को कहा। इस बात पर किसी भी विद्वान ने ऐतराज नहीं जताया और इन्होंने इस आदमी ये बताया कि इस काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 प्रकार का जो है काव्य लिखा गया है। और किसी भी विद्वान ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए हुए नाम रीति काल पर जो है कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये जो है तीनों प्रकार की काव्य धाराएं जो इस काल में हुई हैं, चाहे वो आचार्यताओं का प्रदर्शन करने वाली हो या लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाली हो या जो है हृदय के मुक्त भावों को अभिव्यक्त करने वाले जो कवि हों, और या उस समय के वीर रस के या नीति के कवि हों, किसी के जो है साहित्य पर जो है वो प्रभाव नहीं डालती है। और ये जो नामांकन है सभी कवियों को अपने अंदर समाहित करने में जो है सक्षम है। इसी कारण जो है इस काल को, इस कालखंड यानी विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक के कालखंड को रीति काल नाम देना न्याय संगत है। और ऐसा हिंदी साहित्य के ज्यादातर विद्वानों का मत है कि ये नाम सही बैठता है। इसका समर्थन सभी जो है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आज तक करते आए। उम्मीद करता हूं रीति काल के नामांकन को लेकर विद्यार्थियों के मन में जो भी भ्रम होंगे, सवाल होंगे, उनका निवारण इस जो है व्याख्यान से उनको मिलेगा। धन्यवाद।